नमस्कार। समाचार एकांश के विशेष कार्यक्रम न्यूज विद चिल्ड्रन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ओजस्वी शर्मा। यह कार्यक्रम खास तौर से बच्चों द्वारा बच्चों के लिए बनाया गया है। इस कार्यक्रम में हम आपको देश और दुनिया की खबरों से अवगत कराएंगे। तो न्यूज विद चिल्ड्रन में सबसे पहले बात करते हैं इस हफ्ते की सुर्खियों की। 20 जुलाई से शुरू हुआ संसद का मॉनसून सत्र। 11 अगस्त तक चलेगा संसद का सत्र। 17 दिनों में 31 बिल किए जाएंगे पेश। प्रधानमंत्री ने इंदौर में आयोजित G20 की श्रम और रोजगार मंत्री स्तरीय बैठक को किया संबोधित। कहा, भारत के पास पूरी दुनिया को स्किल्ड वर्कफोर्स मुहैया कराने की है क्षमता। सीएम योगी आदित्यनाथ ने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए बच्चों को भेजे 1200 रुपए। 1 करोड़ 91 लाख बच्चों को मिलेगा लाभ। इसरो ने बदला चंद्रयान 3 का चौथा ऑर्बिट। 17 अगस्त को प्रोपल्शन सिस्टम लैंडर रोवर से होगा अलग। एशियन क्रिकेट काउंसिल ने एशिया कप की तारीखों का किया ऐलान। 2 सितंबर को कैंडी में खेला जाएगा भारत पाकिस्तान के बीच मुकाबला। और अब खबरें विस्तार से। 20 जुलाई से शुरू हुआ संसद का मॉनसून सत्र। 11 अगस्त तक चलेगा संसद का सत्र। 17 दिनों में 31 बिल किए जाएंगे पेश। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हो गया है। सरकार के सामने कई अहम बिल पास कराने की चुनौती है। 17 दिनों तक चलने वाली संसद के इस सत्र में सरकार ने 31 अहम बिलों को पास कराने की तैयारी की है। सरकार कोशिश करेगी कि इन सभी को संसद के सदनों से जल्द पास कराकर कानून का रूप दिया जाए। मॉनसून सत्र में पेश किए जाने वाले बिलों में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन विधेयक, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल, ड्रग्स, मेडिकल डिवाइसेस एंड कॉस्मेटिक्स बिल और प्रोविजनल कलेक्शन ऑफ टैक्सेस बिल जैसे अहम बिल शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने इंदौर में आयोजित G20 की श्रम और रोजगार मंत्री स्तरीय बैठक को किया संबोधित। कहा, भारत के पास पूरी दुनिया को स्किल्ड वर्कफोर्स मुहैया कराने की है क्षमता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो संदेश के जरिए इंदौर में आयोजित G20 की श्रम और रोजगार मंत्री स्तरीय बैठक को संबोधित किया। इसमें G20 देशों और आमंत्रित देशों के 25 श्रम और रोजगार मंत्रियों समेत 165 प्रतिनिधि शामिल रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कौशल विकास के महत्व पर जोर डाला और कहा कि स्किलिंग, रीस्किलिंग और अपस्किलिंग भविष्य के कार्यबल का मंत्र है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना के दौरान भारत ने अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि भारत के पास पूरी दुनिया को स्किल्ड वर्कफोर्स मुहैया कराने की क्षमता है। प्रधानमंत्री ने G20 देशों से इसके लिए अहम भूमिका निभाने की अपील की है। भारत श्रीलंका के बीच कई समझौतों पर लगी मुहर। पीएम मोदी बोले, हमारे हित एक दूसरे से जुड़े हैं। श्रीलंका के राष्ट्रपति रनिल विक्रमसिंघे पदभार ग्रहण करने के बाद पहली भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे। 21 जुलाई को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी के साथ श्रीलंकाई राष्ट्रपति ने द्विपक्षीय मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं की मौजूदगी में भारत श्रीलंका के बीच विभिन्न समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। इनमें श्रीलंका में UPI की स्वीकार करने के लिए नेटवर्क टू नेटवर्क समझौता भी शामिल है। इस दौरान पीएम मोदी ने विक्रम सिंह को कार्यकाल का 1 साल पूरा होने पर शुभकामनाएं भी दी। पीएम मोदी ने कहा कि भारत श्रीलंका की सुरक्षा और विकास हित एक दूसरे से जुड़े हैं और इसके लिए ये आवश्यक है कि दोनों देश एक दूसरे की सुरक्षा और संवेदनाओं को ध्यान में रखते हुए साथ मिलकर काम करें। दोनों नेताओं की मुलाकात के दौरान विजन डॉक्यूमेंट को अपनाया गया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए बच्चों को भेजे 1200 रुपए। 1 करोड़ 91 लाख बच्चों को मिलेगा लाभ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2023-24 के शैक्षिक सत्र के लिए बेसिक शिक्षा के 1.91 करोड़ बच्चों के अभिभावकों के खातों में पैसे ट्रांसफर कर दिए हैं। प्रत्येक बच्चे को यूनिफॉर्म, जूते, मोजे व स्टेशनरी के लिए यह धनराशि भेजी गई है। 2300 करोड़ रुपए की कुल धनराशि बच्चों के अभिभावकों के खाते में ट्रांसफर की गई।
लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 7 साल पहले प्रदेश के स्कूलों की स्थिति ऐसी थी कि बच्चे स्कूल आने से डरते थे। बच्चों के नामांकन में गिरावट थी। आज उन्हीं विद्यालयों का कायाकल्प हुआ है। आज वहां बच्चों की संख्या 60 लाख बढ़ी है। बेसिक शिक्षा में परिवर्तन दिखता है। अब बारी माध्यमिक शिक्षा की है। माध्यमिक विद्यालयों के लिए ऑपरेशन कायाकल्प फेज 2 चलाया जाएगा। योगी राज में गरीबी हटाने में सबसे आगे रहा उत्तर प्रदेश। नीति आयोग की रिपोर्ट में हुआ खुलासा। गरीबी हटाने के मामले में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रयास का सुखद परिणाम नजर आने लगा है। नीति आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक गरीबी हटाने में सबसे आगे उत्तर प्रदेश है। नीति आयोग की रिपोर्ट राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक एक प्रगति समीक्षा 2023 के मुताबिक 2015-16 से 2019-21 के बीच भारत में रिकॉर्ड 13.5 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं, तो वहीं यूपी में गरीबों की संख्या में सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। रिपोर्ट के अनुसार यूपी में 3.43 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से उबरने में कामयाब रहे हैं। 36 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और 707 प्रशासनिक जिलों के लिए बहुआयामी गरीबी अनुमान प्रदान करते हुए रिपोर्ट में कहा गया है कि बहुआयामी गरीबों के अनुपात में सबसे तेज कमी उत्तर प्रदेश में दर्ज की गई है। गृह मंत्री अमित शाह ने CRCS सहारा रिफंड पोर्टल का किया शुभारंभ। सहारा समूह के 10 करोड़ से अधिक जमाकर्ताओं के पैसे होंगे वापस। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने CRCS सहारा रिफंड पोर्टल का शुभारंभ किया। यह पोर्टल सहारा समूह के 10 करोड़ से अधिक जमाकर्ताओं के लिए अपने पैसे वापस लेने में मददगार होगा। इस पोर्टल के शुभारंभ कार्यक्रम के दौरान गृह मंत्री ने कहा कि सहारा समूह के 4 सहकारी समितियों में फंसे जमाकर्ताओं के पैसे वापस लेने की प्रक्रिया सहारा रिफंड पोर्टल के उद्घाटन के पश्चात शुरू हो गई है। शुरुआती चरण में जमाकर्ताओं को रिफंड पोर्टल 5,000 करोड़ रुपए लौटाएगा। पहले चरण में प्रत्येक जमाकर्ता सिर्फ 10,000 रुपए प्राप्त कर सकेगा। धन वापसी की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। उन्होंने कहा कि इस पहल के सफल होने के बाद सहारा समूह की सहकारी समितियों में जिन जमाकर्ताओं के अधिक धन फंसे हैं उन्हें लौटाने का निर्णय लिया जाएगा। आइए आपको बताते हैं विज्ञान जगत में क्या कुछ रहा खास। इसरो ने बदला चंद्रयान 3 का चौथा ऑर्बिट। 17 अगस्त को प्रोपल्शन सिस्टम लैंडर रोवर से होगा अलग। इसरो ने 14 जुलाई को श्रीहरिकोटा से चंद्रयान 3 को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया था, जिसे LVM-3M4 रॉकेट के जरिए लॉन्च किया गया। यह चांद की सतह पर उतरने का भारत का दूसरा प्रयास है, जिस पर पूरे विश्व की नजर बनी हुई है। लैंडर की सफल लैंडिंग होने के बाद भारत एक नया इतिहास रचेगा। अगर सफल लैंडिंग हो जाती है तो ऐसा करने वाला भारत दुनिया का चौथा देश बन जाएगा। अब तक की उपलब्धि सिर्फ अमेरिका, रूस और चीन के पास ही है। इसरो ने 20 जुलाई को चंद्रयान 3 की चौथी कक्षा बदल दी है। इसरो ने कहा कि चंद्रयान 3 की चौथी कक्षा को सफलतापूर्वक बदल दिया गया है। सब कुछ सही रहा तो 5 या 6 अगस्त को चंद्रयान 3 चांद की कक्षा में प्रवेश कर सकता है, जिसके बाद 17 अगस्त को प्रोपल्शन सिस्टम लैंडर रोवर से अलग हो जाएगा। मॉड्यूल के अलग होने के बाद लैंडर और रोवर को चंद्रमा की कक्षा में लाया जाएगा, जिसके बाद उम्मीद लगाई जा रही है कि 23 या 24 अगस्त को चंद्रयान 3 को चांद पर उतारा जाएगा। लैंडर की सफल लैंडिंग के साथ ही भारत दुनिया का पहला ऐसा देश होगा जो चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग करेगा। अब खबरें खेल जगत से। एशियन क्रिकेट काउंसिल ने एशिया कप की तारीखों का किया ऐलान। एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष जय शाह ने की घोषणा। एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष जय शाह ने एशिया कप 2023 के कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। टूर्नामेंट अगले महीने की 30 तारीख से शुरू होगा।
भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के सचिव और एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष जय शाह ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। 6 टीमों को 3-3 के 2 ग्रुपों में रखा गया है। यह मैच पाकिस्तान और श्रीलंका में 4 स्थानों पर आयोजित किए जाएंगे। टूर्नामेंट का शुरुआती मैच 30 अगस्त को मुल्तान में पाकिस्तान और नेपाल के बीच होगा। भारत अपना पहला मैच 2 सितंबर को कैंडी में पाकिस्तान के साथ खेलेगा। साथ ही फाइनल मुकाबला 17 सितंबर को कोलंबो में खेला जाएगा। भारतीय बैडमिंटन स्टार सात्विक साईराज ने बनाया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। 565 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से लगाया स्मैश। भारत के स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी सात्विक साईराज रंकीरेड्डी ने 565 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार के स्मैश लगाकर बैडमिंटन में पुरुष खिलाड़ी द्वारा सबसे तेज हिट लगाने का गिनीज विश्व रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। सात्विक ने मलेशिया के टेन बुन हियोंग के 493 किलोमीटर प्रति घंटे के 1 दशक से भी पुराने रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। सात्विक का स्मैश किसी फॉर्मूला 1 कार द्वारा हासिल की गई 372.6 किलोमीटर प्रति घंटे की सबसे तेज रफ्तार से भी अधिक तेज था। कार्लोस अल्कराज बने विंबलडन मेंस सिंगल्स चैंपियन। रोमांचक फाइनल में नोवाक जोकोविच को दी मात। चेक रिपब्लिक की मार्केता बनी विंबलडन की महिला सिंगल्स चैंपियन। विश्व के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी कार्लोस अल्कराज ने ऑल इंग्लैंड क्लब में विंबलडन टेनिस प्रतियोगिता के फाइनल में नोवाक जोकोविच को हराकर अपना पहला विंबलडन खिताब जीत लिया है। कार्लोस अल्कराज ने जोकोविच को हराकर अपना दूसरा ग्रैंड स्लैम खिताब जीत लिया है। स्पेन के 20 वर्ष के अल्कराज ने 7 बार विजेता रहे जोकोविच को हराकर बोरिस बेकर के बाद विंबलडन खिताब जीतने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए हैं। 1986 में बोरिस बेकर ने 18 वर्ष की उम्र में यह खिताब जीता था। साथ ही चेक गणराज्य की 24 साल की मार्केता वोंद्रोसोवा ने विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट का महिला सिंगल्स खिताब जीत लिया है। उन्होंने फाइनल में ट्यूनीशिया की ऑन्स जेबुर को 6-4 से हराकर यह खिताब अपने नाम कर लिया है। 11 वरीयता प्राप्त वोंद्रोसोवा का यह पहला ग्रैंड स्लैम खिताब रहा। आईसीसी ने जारी की ताज़ा रैंकिंग। महिला वनडे बैट्समैन रैंकिंग में स्मृति मंधाना ने हासिल किया 6ठा स्थान। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की जारी महिला एक दिवसीय क्रिकेट रैंकिंग में सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना 704 अंकों के साथ 6ठे नंबर पर पहुंच गई हैं। स्मृति मंधाना इससे पहले 7वीं रैंक पर मौजूद थी, जबकि टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर 702 अंकों के साथ 8वें स्थान पर फिसल गई हैं। विमेंस क्रिकेट की सबसे पॉपुलर खिलाड़ियों में शामिल स्मृति मंधाना भारत के लिए 4 टेस्ट मैचों के अलावा 78 वनडे और 119 टी20 मुकाबले खेल चुकी हैं। अब खबरें अंतर्राष्ट्रीय जगत से। आईआईटी दिल्ली यूएई में खोलेगा अपना कैंपस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यूएई दौरे के दौरान हुआ समझौता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यूएई दौरे पर भारतवासियों और यूएई में रह रहे भारतीय मूल के लोगों को बड़ी सौगात मिली है। प्रधानमंत्री के दौरे के दौरान भारत सरकार और यूएई में एक ऐतिहासिक समझौता किया गया। समझौते के तहत यूएई में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी आईआईटी दिल्ली की ओर से यूएई में अपना कैंपस खोला जाएगा। आईआईटी दिल्ली की ओर से यूएई कैंपस में फिलहाल मास्टर डिग्री कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे। वहां अध्ययन अध्यापन कार्य जनवरी 2024 से शुरू किए जाने की योजना है। न्यूज़ विद चिल्ड्रन में आज इतना ही। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी ये कोशिश पसंद आई होगी। तो अगले हफ्ते आपसे फिर से मुलाकात होगी देश और दुनिया की खबरों के साथ। धन्यवाद। देखते रहिए दूरदर्शन उत्तर प्रदेश।